हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों का प्राचीन भारत चल रहा है, जिसमें हम लोग मध्य एशिया से आए हुए विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शुंग वंश के बारे में। आज हम लोग देखेंगे शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश जो कब आया, तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश आया है भारत में। शुंग वंश का स्थापना हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ। कौन किया था शुंग वंश का स्थापना, ये हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। ये किए थे पुष्यमित्र शुंग। कौन किए थे? पुष्यमित्र शुंग किए थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो किसके सेनापति थे? तो मौर्य शासक बृहद्रथ। मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ नाम था। बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ का सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है कि बृहद्रथ की हत्या कर देता है और उसके बाद वहाँ पे एक नए राजवंश की नींव डालता है, जिसका नाम है शुंग वंश। जिसका नाम क्या है? शुंग वंश नाम है। ये एक्चुअली में पुष्यमित्र शुंग जो था बृहद्रथ की हत्या क्यों करता है? हत्या इसलिए करता है कि बृहद्रथ के समय पे किनका आक्रमण स्टार्ट हो गया था? हिंद यवन शासकों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। वो तक्षशिला तक पहुँच गए थे। बृहद्रथ के शासनकाल में हिंद यवन शासकों का ये आक्रमण स्टार्ट हो गया था। और ये कहाँ तक पहुँच गए थे? तक्षशिला तक। तक्षशिला तक ये कब्जा कर लिए थे। तो इनसे बृहद्रथ से वहाँ का जनता बोला कि आप मौर्य शासक हैं, आप इनको रोकिए। किनको रोकिए? तो हिंद यवन को रोकने के लिए बोला वहाँ का जनता। मौर्य शासक के अंतर्गत जो वहाँ पे मौर्य साम्राज्य की जनता थी, वो बृहद्रथ को बोला कि आप मौर्य शासक हैं, आप जो है हिंद यवन शासक को रोकिए, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो ऐसा कर चुके हैं। पहले सिकंदर और सेलूकस को रोका जा चुका था, लेकिन ये जो था ये अशोक के राह पर चलने वाला आदमी था। ये बिल्कुल इसमें एक्टिव नहीं हो पाया और यवन को नहीं रोक पाया। तो इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो सेनापति की जिम्मेदारी संभालते हुए ये क्या करता है? बृहद्रथ की हत्या कर देता है और एक नया वंश का नींव डालता है, जिसका नाम है शुंग वंश। और ये शुंग वंश की नींव डालता है। ये है शुंग वंश की कहानी। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं शुंग वंश को। शुंग वंश की देखिए स्थापना कब हुई है? 185 ईसा पूर्व में स्थापना हुई है। पुष्यमित्र शुंग ने जिस मगध को अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके, कौन था अंतिम मौर्य शासक? बृहद्रथ, उनकी हत्या कर प्राप्त किया था। अब वो पहले जैसा विशाल साम्राज्य बिल्कुल नहीं था। ये विशाल साम्राज्य तो था ही नहीं। ये अशोक के बाद ही इसका जो विशाल साम्राज्य का ये जो पूरा रूपरेखा है वो पूरा खत्म होते चला गया था अशोक के बाद ही। उसके क्योंकि उत्तराधिकारी में उतना पावर था ही नहीं कि उतना विशाल साम्राज्य को संभाल सकें। 200 ईसा पूर्व में हुए विदेशी आक्रमण के कारण भारत की पश्चिमोत्तर सीमा हिंद यूनानी शासन करने लगे थे। ये पश्चिमोत्तर सीमा में वो लोग अपना शासन कर रहे थे, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया में। ये हम लोग देख चुके हैं, डेमेट्रियस द्वारा आक्रमण किया था। आगे चलकर कई विदेशी जैसे शक आए, पहल्लव आए, कुषाण भी भारत में अपनी जड़ें जमाने लगी थी। ये कहानी चल रहा था मध्य एशिया से आए हुए विदेशी आक्रमणकारी का। और यहाँ पे ये जो हमारा मौर्य शासक था वो शिथिल था, वो मतलब उतना एक्टिव नहीं था कि वो रोक पाए। देखिए पुष्यमित्र शुंग वंश का ये है कि कौन कौन से राजा आए हैं। पुष्यमित्र शुंग में कौन कौन शासक हुए? पुष्यमित्र शुंग हुआ 185 से 149 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद अग्निमित्र आते हैं जो 149 से 141 ईसा पूर्व तक रहते हैं। वसु ज्येष्ठ आते हैं जो 141 से 131 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर वसुमित्र आते हैं, ये 131 से 124 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर अंधक नाम है इनका, 124 से 122 ईसा पूर्व तक रहते हैं। पुलिंदक नाम है, 122 से 119 ईसा पूर्व तक रहते हैं। और भी कुछ है शासक, घोषसुंग, वज्रमित्र, भगभद्र, इनका शासनकाल के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। और ये देवभूति अंतिम होते हैं शुंग वंश के, जो 83 से 75 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। ये है शुंग वंश की कहानी। इतने शासक हुए। अब हम लोग देखते हैं कि शुंग वंश की स्थापना हुई है, क्या क्या परिवर्तन आया है शुंग वंश की स्थापना के बाद। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हम लोग जान रहे हैं पुष्यमित्र शुंग था, जिसने क्या किया? अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। हत्या कर दिया। क्यों हत्या किया? अभी आप लोगों को कहानी बताए हैं। हत्या कर और शुंग वंश की नींव डाल दी। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी बनाई थी विदिशा को। देखिए हम लोग देखते हैं ये विदिशा को राजधानी बनाया था। देखिए शुंग एम्पायर है, ये पूरा शुंग साथी है। शुंग साम्राज्य जो फैला हुआ था, पाटलिपुत्र भी इसके अंदर था, साकेत भी था। भरहुत स्तूप का भी निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ये देखिए विदिशा है, इसको पुष्यमित्र शुंग अपना राजधानी बनाता है।
किसको बनाता है? ये विदिशा जो देख रहे हैं, पुष्यमित्र शुंग इसको अपना राजधानी बनाता है। देखिए कहाँ तक फैला हुआ था आपका, मथुरा, शगला, ये एरिया था शुंग वंश का। ये इतना शुंग वंश आपका ये पार्ट में फैला हुआ था शुंग वंश। नीचे कौन है? सातवाहन वंश है। यहाँ पार्थियन अभी हैं, शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था। यहाँ चोल है कि यहाँ पांडे किंगडम है। हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो ये शुंग वंश का एम्पायर है। ये आगे देखते हैं हम लोग। तो ये क्या किया? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। आप लोग मैप में देख चुके हैं। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। ये हत्या जो किया है पुष्यमित्र शुंग, किसका हत्या किया? बृहद्रथ का। ये हम लोग को कहाँ मिलता है? बाणभट्ट के द्वारा रचित है हर्ष चरित्र। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। उसी में उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की? तो बृहद्रथ की हत्या की थी। ये देखिए दिव्यावदान एक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है, महायान ग्रंथ, बौद्ध महायान ग्रंथ। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कब हुई थी? कब ये टूट गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। हम लोग कल पढ़े थे इसको, चतुर्थ बौद्ध संगति में, और पिछले कई बार रिवाइज भी हो चुका है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो ये दिव्यावदान जो है नामक बौद्ध महायान ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा गया है? पुष्यमित्र ने यद्यपि मौर्य साम्राज्य को नष्ट किया तथापि वह स्वयं भी मौर्य वंशी था। ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा बोलता है दिव्यावदान। दिव्यावदान क्या है? बौद्ध महाग्रंथ है, और इनको बताता है कि ये मौर्य सम्राट का तो नष्ट किया है मौर्य साम्राज्य को, लेकिन ये मौर्य वंशी था। ये दिव्यावदान के अनुसार है। लेकिन अलग अलग ग्रंथ इनको अलग अलग नाम से संबोधित किए हैं, अलग अलग धर्म से संबोधित किए हैं। महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र, देखिए ब्राह्मण से संबंधित, और ये ज़्यादा सटीक भी है क्योंकि ब्राह्मण बहुत रुष्ट हो गए थे मौर्य शासक से, और इसी कारण जो है ये पुष्यमित्र शुंग जो था एक्चुअली में ब्राह्मण धर्म को ही मानता था। क्योंकि ये ऐसा हम लोगों को पता चलता है क्योंकि 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराया है ये पुष्यमित्र शुंग। तो ये महर्षि पाणिनि जो हैं उनको मानते हैं कौन सा गोत्र? भारद्वाज गोत्र। भारद्वाज गोत्र किससे संबंधित है? तो ब्राह्मणों से संबंधित है। ये महर्षि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग को संबोधित करते हैं। शुंग ब्राह्मण ही थे, देखिए जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। उन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किए और कई बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म जो है कब से ये बहुत फेमस हो गया? तो अशोक के समय से। अशोक जब कलिंग युद्ध किया, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव पड़ गया था, और जितने भी ब्राह्मण लोग थे इनका प्रभाव जो है बहुत कम हो गया था। ब्राह्मण धर्म का प्रभाव बहुत कम हो गया था। तो इसके कारण जो है ये रोष था लोगों में। और ये जो शुंग था ये ब्राह्मण ही थे, और इन्होंने क्या किया? बहुत सारे बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिए। तो ये चल रहा था सिस्टम कहाँ का? भारत में ये चल रहा था कि मौर्य सम्राट खत्म हुआ मौर्य साम्राज्य, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था उसने शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है। अयोध्या शिलालेख अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ, देखिए 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे ये पुष्यमित्र शुंग। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? हम लोग जानते हैं अश्वमेघ यज्ञ होता है कि छोड़ दिया जाता है घोड़ा को, और जब तक उसको कोई ना रोके, जहाँ तक वो जाता है घोड़ा, वो क्या होता है? एरिया उनका सारा हो जाता है उस सम्राट का। तो ये पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। अगर कोई इस घोड़े को रोकता है तो उसको युद्ध करना पड़ता है उस शासक से जितने अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा है। तो ये अयोध्या अभिलेख से हम लोगों को पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। और इनके पुरोहित कौन थे? इनके पतंजलि थे। पतंजलि इनके पुरोहित थे। ठीक है। पुष्यमित्र के समय प्रथम यूनानी आक्रमण देखिए डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें पुष्यमित्र ने यूनानी सेनापति मिनांडर को 2 बार पराजित किया था। मिनांडर को 2 बार पराजित किया था कौन? पुष्यमित्र ने इसको हराया था मिनांडर को। यूनानी शासक मतलब आगे बढ़ने से इसको रोका था मिनांडर को। हालांकि मिनांडर फिर शासक बना था। शुंग वंशीय शासकों के नाम में मित्र व ईरान में प्रचलित मिस्र सूर्य की पूजा में संबंध था। शुंग के शासकों में क्या है? नामों में मित्र, हम लोग अग्नि मित्र वगैरह देखेंगे। मित्र व ईरान में प्रचलित मिस्र
जिसका मतलब होता है सूर्य की पूजा में संबंध था, ऐसा मतलब नामों में टाइटल लगता है। अग्निमित्र वगैरह भी बने हैं। भरहुत का स्तूप बनवाया कौन बनाया? ये पुष्यमित्र शुंग बनवाया। अभी हम लोग देखिए भरहुत कहाँ पे है, भरहुत का स्तूप बनवाया था। ये देखिए भरहुत, भरहुत का स्तूप कौन बनाया था? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग बनाया था, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, पुष्यमित्र भरहुत स्तूप का बनवाया। सांची के स्तूप में, सांची का स्तूप जो बना हुआ था पहले से, उसके चारों तरफ क्या किया? 4 दीवारी का निर्माण करवाए थे ये पुष्यमित्र शुंग। आप ये याद रखेंगे बिल्कुल फैक्ट को। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ और जिसका श्रेय किसको जाता है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि कौन है? यही 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। किसके लिए? ये पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं ये। और यही क्या किए हैं? तो संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ है, मतलब उनका फिर से रिनोवेशन हुआ है। जो कौन कराए हैं? महर्षि पतंजलि कराए हैं। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मौजूद हैं। पुष्यमित्र के समय रामायण, महाभारत, मनुस्मृति की रचना हुई। ये कब हुई रचना? तो ये पुष्यमित्र के शासनकाल में। ये हम लोग देख लिए शुंग वंश का स्थापना कैसे हुआ। वीरद्रथ को मार दिया गया और उसके बाद शुंग वंश का नींव डाला गया, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। आगे हम लोग देखते हैं पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। पुष्यमित्र के पश्चात उसका अग्निमित्र उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। उत्तराधिकारी अग्निमित्र का विवरण कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निम मित्र से मिलता है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निमित्र का जानकारी कहाँ से मिलता है? तो मालविकाग्निम मित्र जो किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास द्वारा। आप बिल्कुल ये फैक्ट याद रखेंगे, ये बुक बहुत बार पूछा गया। मालविकाग्निम मित्र किसके द्वारा लिखित है? तो कालिदास के द्वारा लिखित है। और उस पर जानकारी किसका मिलता है? अग्निमित्र का। अग्निमित्र किस वंश का शासक है? शुंग वंश का। अग्निमित्र के पश्चात उसका देखिए ज्येष्ठ पुत्र जो है सुज्येष्ठ उत्तराधिकारी हुआ। और कालिदास रचित मालविकाग्निम मित्र से यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, जिसे सुज्येष्ठ ने रोका था। ये हम लोगों को जानकारी मिलती है मालविकाग्निम मित्र से। हालांकि इन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अवेलेबल, लेकिन ये हम लोगों को पता चलता है कि सुज्येष्ठ जो था यवन आक्रमण को 2 बार, मतलब 2 बार नहीं, यवन आक्रमण को रोका था। शुंग वंश का देखिए 9वां शासक भागभद्र हुआ। बाकी जो शासक हुए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हुए जो इतिहास में याद रखे जा सकें। शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र ने विदिशा दरबार में हिंद यवन शासक हेलियोडोरस, देखिए ये भागभद्र ये हम लोग पढ़े थे, शुंग वंश का शासक था। इसी के दरबार में हिंद यवन शासक हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था, जिसे भागवत धर्म ग्रहण किया था। ये हेलियोडोरस क्या किया था? भागवत धर्म ग्रहण किया था। और बेसनगर अभिलेख ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पिछले से ही। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था कौन? हेलियोडोरस। जो कौन है? कहाँ का रहने वाला है? हिंद यवन का रहने वाला है। और किसके शासनकाल में आ रहा है? तो भागभद्र के शासनकाल में आ रहा है। भागभद्र क्या है? तो शुंग वंश का 9वां शासक है। उसके समय में ये राजदूत बनकर आता है और इसने ही बेसनगर गरुड़ स्तंभ की रचना की थी, जिस पर दंभ आत्म क्या है? जिस पर दंभ आत्मनिग्रह छाया, एक मिनट, दंभ आत्मनिग्रह छाया त्याग और आम्रपाल सतर्कता 3 शब्द अंकित थे। कौन कौन शब्द अंकित था? दंभ जिसका मतलब है आत्मनिग्रह, छाया जिसका मतलब है त्याग, और आप्रमाद जिसका मतलब है सतर्कता। 3 शब्द अंकित थे। ये ग्रहण किया था तथा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ये तो हम लोग देख लिए कि ये ठीक है, रिपीट हो गया है। शुंग वंश का अंतिम शासक देखिए देवभूति हुआ। अब ये देवभूति को मारेगा कौन? देवभूति को मारेगा उसका मंत्री वासुदेव, और स्टार्ट करेगा कन्नौ वंश का। ये शुंग वंश की कहानी हम लोग देख रहे हैं। अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें पुष्यमित्र शुंग में 2 अश्वमेध यज्ञ याद रखिएगा कि उसके लिए करवाया कौन? तो पतंजलि करवाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। राजधानी उसकी कहाँ थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम शासक हुआ देवभूति। ये तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसकी हत्या करता है उसका मंत्री है वासुदेव ने, और एक नया वंश का स्थापना करता है जिसका नाम है कन्नौ वंश। इस काल तक मगध की सीमा काफ़ी सीमित हो गई थी, बिल्कुल खत्म, बहुत लिमिटेड हो गया था। इतना बड़ा मगध जो मौर्य साम्राज्य था वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, और ये बहुत छोटा हो गया था। पुष्यमित्र शुंग जो थोड़ा बड़ा करके रखा भी था थोड़ा सा, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी उसको और खो दिए, बहुत सीमित हो चुकी थी, जिसके अधिकांश भागों पर विदेशी शासक राज कर रहे थे। और उसके बाद एक नया वंश का नींव डालता है ये जो वासुदेव है, वो नया वंश का नींव डालता है जिसका नाम है
कन्नौ वंश। क्या है? कन्नौ वंश। देखिए हम लोग मैप में देखते हैं कन्नौ वंश का स्थिति कहाँ है। देखिए ये आप देख रहे हैं अभी ये शुंग वंश, ये देखिए शुंग एम्पायर, ये फैला हुआ है शुंग एम्पायर। अब देखिए कन्नौ वंश का स्थिति देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये है कन्नौ वंश, काफ़ी लिमिटेड, काफ़ी छोटा। ये कन्नौज डायनेस्टी है। तो ये हाल हो गया था मौर्य साम्राज्य जिसका पूरा फैला हुआ था पूरा इधर तक। अब देखिए कहाँ पे आ गया, ये फिर छोटा सा ये मगध तक आ गया है मेरा कन्नौ वंश। नीचे कौन है? सातवाहन एम्पायर है, सातवाहन शासक हैं। तो ये स्थिति हो गई थी भारत की, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कन्नौ वंश 75 से 30 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई है। वासुदेव कन्ना ने 75 ईसा पूर्व में मगध पर कन्नौ वंश या कानवायन वंश की स्थापना की। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्नौ वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। किस वंश के शासक की हत्या करके की? तो देवभूति। देवभूति किस वंश का शासक था? तो शुंग वंश का था। इस वंश में केवल 4 शासक हुए, जिसमें वासुदेव हो गए पहले, भूमि मित्र हो गए, नारायण हो गया, सुशर्मन हो गए। मतलब ये बहुत बृहद साम्राज्य नहीं था, ये बहुत छोटा था साम्राज्य था और शासक भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। इन चारों राजाओं ने कुल मिलाकर 45 साल शासन किया। देखिए चारों मिलकर 45 वर्ष शासन कर रहे हैं। ये कन्नौ वंश का इतिहास है। वासुदेव के शासनकाल में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में वासुदेव जब शासन कर रहा है, कन्नौ वंश का नींव डाला है देवभूति की हत्या करके, तो इसके शासनकाल में पश्चिमोत्तर सीमा में शक का आक्रमण हुआ था। जिनके कारण न केवल मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से निकल गए थे, बल्कि मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी असामाजिकता फैल गई थी। ये शक आक्रमण किए थे, तो शक तो इनका सीमा बहुत लिमिटेड हो गया था। पश्चिमोत्तर सीमा में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को रोकना भी इनके बस की बात नहीं था, जिनके कारण न केवल क्या हुआ, मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद का तो बात ही छोड़ दीजिए, इसके जो मगध के समीपवर्ती जनपद थे वहाँ पे भी असामाजिकता फैल गई, अराजकता फैल गई और लोग स्वतंत्र शासन करने लगे थे। तो ये स्थिति हो गया था। 60 ईसा पूर्व में सातवाहन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अब देखिए 60 ईसा पूर्व में सातवाहन साम्राज्य जो साउथ में हो गया था, देखिए सातवाहन साम्राज्य किधर हो गया, ये सातवाहन एम्पायर है, यहाँ इसका स्थापना हो चुका था। अंत में क्या करेगा, ये सातवाहन साम्राज्य जो है वो कन्नौ वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता है और उसको सातवाहन में ही मिला लिया जाता है। इसके संस्थापक शिमुक ने, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? शिमुक ने मगध पर आक्रमण कर सुशर्मन जो कन्नौ वंश का अंतिम शासक है उसको हत्या कर दी और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये कन्नौ वंश का इतिहास है, बहुत छोटा सा इतिहास है। इसके बाद आज हम लोग देखें शुंग वंश और कन्नौ वंश के बारे में देखें। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। बिल्कुल आप NCERT का ये कंप्लीट नोट्स है जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इसको धैर्य से देखते चलें, आपको आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य कैसे इतना बृहद साम्राज्य, अब कन्नौ वंश देखे कितना छोटा हो गया। कल हम लोग देखेंगे सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।